नमस्कार, राजधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अरिंदम भट्टाचार्य मौजूद हैं, जो कुछ समय पहले टीएमसी में थे लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हम उन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे कि क्या ऐसी रणनीति रही जो अब वो बीजेपी में शामिल हो। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपने टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए, ऐसा है, दो चीज के लिए पश्चिम बंगाल फेमस हो चुका है। वो दो चीज, करप्शन, हर जगह पे हर लेवल पे करप्शन, नीचे से ऊपर तक। और ये निचला स्तरीय जो करप्शन है, जो काउंसिलर पंचायत लेवल पे होता है, म्यूनिसिपैलिटी पंचायत लेवल पे, ये लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अब किसी को कोई सरकारी सुविधा चाहिए, वो सुविधा लेने जैसे ही जा रहे हैं लोकल लीडरशिप के पास, पहले तो बिना पार्टी के आपको वो सुविधा मिलेगा नहीं। दूसरा, पार्टी के थ्रू भी अगर अब जाएं तो लोगों को एक अमाउंट के बाद ही वो दिन वो वहाँ से मिलता है। मतलब डायरेक्ट निचले लेवल पे करप्शन, छोटी छोटी चीज़ों पे। सरकारी घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, पर ये सरकारी घर कैसे जाता है? थ्रू म्यूनिसिपैलिटी, थ्रू पंचायत। इसमें भी वही डाउन द लेवल करप्शन। एक घर के लिए 30,000, 40,000, 50,000 ये रिश्वत देना पड़ता है। यू हैव टू गिव ब्राइब, तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज लिस्ट से आपका नाम होते हुए भी आपको नहीं मिलेगा। आपके नीचे जो है, जिसको ज़रूरत नहीं है, शायद उसका पक्का मकान है, उसी को मिल जाएगा। एक मकान के ऊपर दूसरा मकान बन जाएगा। नियम कानून बोल के कुछ नहीं है। तो एक ही डाउन द लेवल करप्शन। दूसरा, एक गुंडा राज, और वो प्रशासन के साथ मिल के होता है। अच्छा। तो अब एक साधारण आदमी कहाँ जाएगा? जो बचाने वाले हैं वो मारने वालों के साथ में खड़े हैं, और सरकारी सुविधा लेने के लिए आपको रिश्वत देना पड़ता है। ये टोटल सिस्टम एक खोखला हो चुका है, और ये बंगाली अस्मिता के लिए एक शर्म की बात है। टोटल इकोनॉमी को इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के बर्बाद कर दिया गया है। और आज हम वहाँ पे जब उनके साथ थे, कई बार ये समझाने की कोशिश की, हमने विरोध किया, खुल्लम खुल्ला विरोध किया, सभा करके बोला कि करप्शन मुक्त एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, गुंडागर्दी मुक्त एक समाज होना चाहिए। ये हमने कई बार किया, पर उसका कोई फैसला नहीं लिया गया। यहाँ खाली दो चीज चलता रहता है। एक, व्यक्ति आक्रमण, तुम टेढ़े हो, तुम लंबे क्यों हो, तुम बौने क्यों हो, तुम काले क्यों हो, सफ़ेद क्यों हो, फलाना तो ये करता है, फलाना तो वो करता है। असली मुद्दों से लोगों को भटकाने की पूरी तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ एक सिस्टम चल रहा है। और दूसरा, एक डर का माहौल बना के रखना, ताकि आदमी विरोध करते हुए 10 बार सोचे। अब देखिए, झूठे मामले, पॉलिटिकल जो मामले हैं, वो किस तरीके से सजाए जाते हैं जबरदस्ती। अभी रिसेंटली कुछ दिनों में आपने देखा होगा, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उठा लिया, वो स्लोगन दे रहे थे, वही स्लोगन टीएमसी वाले दे रहे, कोई एक्शन नहीं। तो ये तो छोटी सी बात है। इतने प्रेशर के बाद जब इलेक्शन कमीशन इतना प्रेशर कर रहा है कि आपको यहाँ पे एक निष्पक्ष रोल अदा करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके बावजूद भी ये हालत है।
तब समझ सकते हैं पहले क्या होता होगा। आज लक्ष्मी रतन शुक्ला जैसा इंडियन टीम में खेलने वाला एक क्रिकेटर, जिसको बुला के यहाँ पे टिकट दिया गया तृणमूल में, वो जीता, विधायक बना, उसको मंत्री बनाया गया, वो कह रहा है कि 4.5 साल में मेरे पास एक फाइल नहीं आया। ये कितनी बड़ी दुखद घटना है, सोचिए। काम करने नहीं दिया जाता। वैशाली डालमिया बोल रही है कि दीमक की तरह कुछ लोग पार्टी को खा रहे हैं अंदर से, इसको ठीक करिए, हमें काम करने का मौका नहीं मिलता है। वैशाली डालमिया जगमोहन डालमिया की बेटी है। आज मेरे जैसे यूथ को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी का ये आत्मनिर्भर भारत का सपना बिल्कुल नहीं रुकने देंगे। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल आएगा ये, और पश्चिम बंगाल भी आत्मनिर्भर होके रहेगा आने वाले दिन में। तो ये एक सार्वत्रिक डिसीजन है, सबका डिसीजन है, सबका साथ सबका विकास। बोले हम भी अपना विकास चाहते हैं। हमारा स्टेट जो है आज 5 लाख करोड़ के डेप्ट में है, 5 लाख करोड़ का ऋण है स्टेट के ऊपर। कहां से होगा डेवलपमेंट बताइए तो। आज सरकारी जितने पद हैं वैकेंट पड़े हैं, लाखों खाली पड़ा है सरकारी पद, और हमारे युवा भाई वो बेकार घूम रहे हैं बाहर, पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या करें, पत्थरबाजी करना पड़ेगा। शायद पत्थरबाजी करके उस लिस्ट में अगर नाम घुस जाए, कार्यकर्ता हो जाए। अच्छा, नौकरी के लिस्ट में नाम घुस जाए। कार्यकर्ता तो इसलिए बनते हैं ताकि कोई काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए। अच्छा, बिना कार्यकर्ता बने रोजगार नहीं मिलेगा? अजय कहाँ से मिलेगा? कार्यकर्ता बन के भी आपको फिर घूस ही देना पड़ेगा ना। अच्छा, तो घूस देने के लाइन में आप आगे आ जाएंगे। यानी पहले पत्थर फेंकिए, फिर कार्यकर्ता होइए, तब रोजगार मिलेगा। सोच है युवाओं की, अब क्या करे बेचारे, दूसरा रास्ता तो खुला ही नहीं है, एक ही रास्ता खुला है, झंडा उठाइए। अच्छा, इस बार अभी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी बंगाल में खूब भुनाया जा रहा है। जैसे कल्याण बनर्जी ने माता सीता को भी लेके अपमानजनक बोला। फिर अभी जो तांडव फिल्म का पूरे देश में विरोध हो रहा था, लेकिन महुआ मोइत्री जो है उन्होंने भी इसका बचाव में लिखा। तो क्या लगता है आपको कि कोई तुष्टीकरण की राजनीति खेली जा रही है कि कहीं जो अपना वोट बैंक है वो कहीं हाथ से न खिसक जाए, और जो लगातार लोग छोड़ के पार्टी में आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? ममता बनर्जी कह रही थी, जैसे वो नंदीग्राम से खुद शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अब लड़ने जा रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब मामला विकास से हटके अब हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है और हिंदुओं की आस्था पर आघात किया जा रहा है इस प्रकार की बयानबाजियों से? देखिए, मामला विकास का तो था ही नहीं कभी, वहाँ से हटके कहीं और कहाँ जाएगा। वो तो एक विकास का भ्रम बनाया गया था, जो लोगों को अच्छा लगे कि हम विकास करेंगे जी। क्या विकास कर दिया आपने? विकास गिनाइए जरा। यहाँ कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, तो कहाँ से चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ बोल रहे हैं पैसा नहीं देती, दूसरी तरफ जब कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि सीएजी ऑडिट करा लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया और कहाँ खर्चा हुआ, बोल रहे हैं नहीं वो उसका वो मत कराइए। तो दो तरीके की बातें नहीं हो गई? तो क्या ये अब सुनिए, मुसलमान मुद्दे से अब साथ में मैं आपको बता रहा हूं, असली जगह से भटकाने की कोशिश है। ये सब असली जगह से भटकाने की कोशिश है। राजनीति, कौन बाहरी कौन अंदर, बाहरी आदमी अंदरूनी आदमी, ये सब नए नए कॉन्सेप्ट आ जा रहे हैं। अरे कश्मीर की तरह बयानबाजी की जा रही है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे चीर देंगे। ये सब गर्म करने की कोशिशें हैं कि लोगों को एंटरटेन करें, बढ़िया बढ़िया भाषण दें, लोगों को गर्म करें और गुमराह करें। असली जगह से लोगों को गुमराह करें। असली समस्या है युवाओं की नौकरी, असली समस्या है करप्शन। तो आप क्यों करप्शन करती हैं? आप क्यों करप्शन करते हैं? आज हमारा युवा क्यों बाहर छोड़ छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके नौकरियां कर रहा है छोटी मोटी? जो सरकार अपने आने वाले जनरेशन का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाए, वो फेलियर है। और लोगों को इसमें, लोगों को दिमाग ना जाए, यहां से भटकाने के लिए कभी हिंदू मुसलमान,
कभी वो गरम गरम बातें, कभी लड़ाई, कभी बाहरी, ये सारी जो गिमिक्स हैं, ये नए नए प्लानिंग लाके ये लोगों को गुमराह करने की साजिश है। और दूसरी बात, कल्याण बनर्जी ने जो बोला, ये दर्शाता है कि पार्टी में कोई गाइडलाइन है ही नहीं। वो क्या बोल रहे हैं वो खुद ही नहीं जानते। वो कहां राजनीति के मंच में कहां देवी देवताओं को लेके आ रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। इससे स्टैंडर्ड समझ में आ जाता है। वो ये भी नहीं सोच रहे कि पूरा देश सुन रहा है। तो वो तो उनका तो मानना है कि अगर हम इस तरह की बातें बोलेंगे तो हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे कब्जे में रहेगा। अजी वोट बैंक तो किसी के कब्जे में नहीं है, सब अपना समझते हैं। आज की डेट में ये मीडिया का युग है, इंफॉर्मेशन एज है। आपके जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो युवाओं के पास ज़्यादा पहुंचता है, सबके मोबाइल में वो दिखता है। आज मैं बताऊं, जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है, पूरे बंगाल से, पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आ रहा है। जिस तरीके से प्रचार हुआ है, विदेश से फ़ोन आ रहे हैं, और उसमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है जिनकी तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा दौड़ के आ रहे हैं। अच्छा, उनको भी समझ में आ रहा है कि बेवकूफ़ बना दिया गया है। तो क्या अगर और वो बेवकूफ़ बनाने की प्रणाली चल रही है कि उनको भी समझ में आ रहा है। तो दूसरा प्लेटफॉर्म, जिस तरीके से समझाया जाता है बीजेपी आएगी तो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका फलाना हो जाएगा, बीजेपी को तो बाहर ही साबित करने में लगे हैं ना। तो उनको ये भी समझ में आ रहा है। वो इतना मैं कह सकता हूँ कि शासक जो पार्टी है तृणमूल के साथ, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि काम किसी का किया ही नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि तुष्टीकरण की राजनीति से हट के विकास की राजनीति अब बंगाल में भी पनपेगी? बीजेपी किस तरह से रणनीति के साथ काम करने जा रही है कि अब बंगाल का किला फतेह करके ही आए? देखिए, ऐसा है, हमने विरोध किया है कि इस सिस्टम के, जो सिस्टम चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उस सिस्टम के हम पार्ट नहीं हैं, नहीं बन सकते, नहीं रह सकते। कोशिश किया कि सिस्टम को ठीक किया जाए, सुधारा जाए। खाली राजनीति करना है पार्टी को उभारने के लिए, ये एजेंडा नहीं हो सकता है यूथ का। कहीं वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए, कोई सोच होनी चाहिए। ना यहाँ कोई सोच है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है। यहाँ तो खाली वही मामला है कि जहाँ से जो आ जाए लपेट लो, समेट लो। तो ये शोषण हो रहा है, बेसिकली शोषण है। तो इसके खिलाफ आप जो कह रहे हैं रणनीति क्या है, यहाँ कोई रणनीति की बहुत ज़रूरत है बोल के मुझे लगता नहीं। लोगों में जो विजन के तहत लोगों में जो आग लगा हुआ है अंदर, कोई खुश नहीं है, क्योंकि टोटल इकोनॉमी खत्म हो रहा है। जहां 5 लाख करोड़ का डेप्ट हो जाए, जो मैं पहले आपको बोल रहा था, 5 लाख करोड़ का कर्जा, जिसका इंटरेस्ट देने के लिए शायद कर्जा लेना पड़े। कोई इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है राज्य में। सोर्स ऑफ इनकम है एक शराब, लॉकडाउन पीरियड में भी वो खोल दिया गया पहले, नहीं तो सरकार ही नहीं चलती, बंद हो जाता। तनख्वाह नहीं दे सकते जितने लोग हैं उन लोगों के। आज ये परिस्थिति है कि इस मोड में अगर रही तो एक रोड रिपेयरिंग नहीं होगा, शायद सैलरियां नहीं मिले सरकारी जितने कर्मचारी हैं उन लोगों को, पैसा ही नहीं है। और पैसा कमाने का जरिया क्या है? लॉटरी की टिकट और वही शराब, अल्कोहल, वो बेच के सरकार अपना रोजगार कर रही है। पर वो पैसा कहाँ से आ रहा है आप सोचिए। लोगों के पास वही
पाउच जा रहा है 20-20 रुपए करके गरीब लोगों के पास। मतलब जो वो मेहनत करके रोजगार करें वो शराब खरीद लें तो सरकार के पास उसका रेवेन्यू जाए तो सरकार चले। दूसरा, लोग जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाने के पैसे से इस सपने से कि लॉटरी लग जाए मेरी, रोज लॉटरी खरीदे तो सरकार चले। मतलब अभी भी सरकार यहां से चलने की कोशिश कर रही है कि जहां से लोगों के जेब में से पैसा निकाल के हम ले लें और फिर बोले जी हम डेवलपमेंट करेंगे। कहां से करोगे साहब? अच्छा, अब अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। आपने जैसे पुलिस महकमे भी सवाल उठाया कि वो तो सरकार के साथ चल रही हैं, लेकिन जब सेंट्रल एजेंसी, आपको याद होगा जिस समय धरने प्रदर्शन पे पुलिस अधिकारी भी बैठ जाते हैं, अगर कोई जांच एजेंसी या सेंट्रल एजेंसी आ जाती हैं, तो अभी जो चुनाव का दौर है, अगर फिर इसे किस तरह से देखा जाए? अगर पुलिस महकमा सरकार की तरफ से काम करेगी तो फिर तो लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा और सेंट्रल एजेंसियों को भी अगर घेराबंदी कर लिया जाएगा, तो अभी चुनाव के दौरान कैसे क्या कुछ रणनीति रहेगी बीजेपी को कि ये सारी अप्रिय घटनाएं ना हो पाएं? साहब यहाँ क्या लॉलेसनेस है। यहाँ सिस्टम को इतने बुरी तरीके से सड़ा दिया गया है कि यहाँ से उभरने के लिए एक डिसिप्लिन्ड राजनीतिक सोच की ज़रूरत है। हमें विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन और हमारी केंद्र सरकार इतना इंश्योर करेगी कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो कि बहुत मुश्किल है इंश्योर करना आज की परिस्थिति में। पर फिर भी फॉर द पीपल यू हैव टू डू इट, करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह अराजकता और बढ़ता रहेगा और ये एक फेल्ड स्टेट के रूप में बाकी जगहों में भी इसका असर दिखने चालू हो जाएगा। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए यू हैव टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर पोल, और जिसमें लोग सही में अपना मत दे सकें। और सिर्फ इलेक्शन हो जाने पे ही नहीं, आपको वो सिस्टम कुछ दिनों तक रखना पड़ेगा, क्योंकि वो धमकाया जाएगा। अभी तो आप जा रहे हैं, वोट के बाद क्या होगा, तो आपने आम धमकियां दी जाती हैं, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं चीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। इन चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी। चलिए ठीक है, आपने भी अभी बंगाल से ही आ रहे होंगे, बंगाल का क्या रुझान है? क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी जीत होने जा रही है आपके हिसाब से, या फिर जो पार्टी की आपकी रणनीति है उसके हिसाब से, या फिर जो आपने करप्शन और हिंसा ये सारी चीज़ें दिखाएं, जो जनता की क्या लगता है जनमानस की समय सोच क्या बन के आ रहेगी इस बार बंगाल में? क्या कुछ अलग होगा? जो ये सारी चीज़ें पनप रही हैं वो मिट पाएंगी? 200 प्लस सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये साधारण लोगों का रुझान है, जो डर के मारे बोलेंगे नहीं, पर वोट दे पाए तो वो वोट के बक्से में दिख जाएगा, जो लोकसभा इलेक्शन में दिखा था। सारे सर्वेस बोल रहे थे 5, 6, 7 बीजेपी की सीटें, जब रिजल्ट आया 18। लंबा उछाल जी, इस सिचुएशन में वो वोट हुआ था जहां पे टीएमसी की सरकार बनी हुई है, तो लोगों ने इतने सारे चैलेंजेस को दिमाग में रखते हुए भी बीजेपी के लिए वोट कर दिया था। और अगर आप पश्चिम बंगाल का ट्रेंड देखें, यहां लोकसभा का ट्रेंड विधानसभा में आता है। 2009 लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी टीएमसी उनके नेतृत्व में 19 सीट जीत के आई थी लोकसभा में। कांग्रेस को मिला था 6 सीट, तृणमूल कांग्रेस को मिला था 19, एक एसयूसीआई जो पार्टनर थी उस टाइम पे तृणमूल कांग्रेस की।
और वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा जो 180 प्लस विधानसभा 2011 में टीएमसी को मिला। 1/3 बहुमत। जी। अब अगर आप उससे मिला के देखें यहां पे, तो यही चीज 2019 में हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीट मिल गया। अब इस हिसाब से अगर लगाएं, वो भी उस प्रेशर में टीएमसी के सरकार रहते हुए लोगों ने फिर भी इतना रिस्क लेके वोट दे दिया बीजेपी को, तो इस बार तो सरकार बदलने के लिए चाह रहे हैं लोग। वो चाह थी तभी तो 18 हुआ था। जिस प्रकार से आपने देखा कि हमें यही कुल मिला के इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकतंत्र की अब जीत होगी। जो विचारधारा पहले से पनपी आ रही थी, जो हिंसा और अराजकता का माहौल था, अब उसका अंत होगा। और अब देखिए किस प्रकार से रणनीति के साथ बीजेपी आगे जाती है, वो तो अब परिणाम के बाद ही पता चलेगा। और हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।